वो कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को पाकिस्तान से जोड़ने की एक और भारतीय कोशिश नाकाम हो गई। मैं जिक्र कर रही हूं एससीओ इजलास का, जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और इंडिया समेत 10 मुल्कों के वजीर दिफा शरीक थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम वाकये की मजम्मत की, साथ ही जाफर एक्सप्रेस हमले और पाकिस्तानी तहवील में मौजूद इंडियन नेवी कमांडर कुलभूषण की कारस्तानियों का तस्करा भी किया। जब वो सारा कच्चा छट्टा खुलकर सबके सामने रख चुके तो भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फिर से बोलने की इजाजत मांगी, जो चीनी वजीर ने मुस्तरद कर दी। वैसे तो 22 अप्रैल के बाद से ही सारी दुनिया भारतीय ड्रोनों की हकीकत बहुत अच्छी तरह जान चुकी है, और यही वजह थी कि जब मुश्तरका एससीओ एलामिया सामने आया तो उसमें पहलगाम वाकये का कोई जिक्र ही ना था। इसी बात पर राजनाथ सिंह ने ना सिर्फ ऐन वक्त पर दस्तखत से इनकार किया, बल्कि एलामिया को पाकिस्तानी बयानिया करार दे डाला। जंग के बादल छटने के बाद यह पहला मौका था जब दोनों मुल्कों के सीनियर वजीर एक स्टेज पर मौजूद थे, मगर भारत ने यह मौका जाया करके साबित किया कि अब कोई मुल्क इससे अमन और ताउन की उम्मीद ना रखे। क्या भारत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ मजीद तनाज़े की राह हमवार कर रहा है? इस सोच पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं एंकर पर्सन आमिर जिया साहब, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफीर हैं और सेक्रेटरी खारजा हैं जौहर सलीम साहब। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया है। जौहर साहब, आपसे आगाज करूंगी कि ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं 10 मुल्कों का मुश्तरका एलामिया था। भारत दस्तखत ना करके क्या साबित करना चाहता है? जी बिल्कुल, अब मुसलसल हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टेज पे हर जगह भारत का बयानिया जो है वो पिट रहा है, बिकॉज़ वो बयानिया हक़ाइक़ पे मबनी ही नहीं था। वो सिर्फ सरासर बहतान तराशी और इल्ज़ामात और एक गलत किस्म का रवैया जो उन्होंने अपनाया था शरंगेज़ी का और जो है इंटिमिडेशन का, तो उसको ज़ाहिर पजीराई नहीं मिल रही। अब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी चाइना में, और देखें ये इस मीटिंग में ये एससीओ जो है ना उसके बुनियादी असूलों में ये शामिल है कि इसमें कोई आपस के अगर मेंबर्स हैं उनके कोई आपस के तनाज़ात हैं तो वो डिस्कस नहीं होंगे इसमें। तो लेकिन उन्होंने फिर इसको वायलेट करने की कोशिश की, इसका जो बुनियादी असूल है, और वो पहलगाम की बात की। अच्छा, पाकिस्तान ने उससे पहले जो बलूचिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है उसकी बात की थी, लेकिन उस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगाया था किसी पे। तो वो तो क्योंकि एससीओ का एक मैकेनिज़्म है रैट्स के नाम से, जो ख़ास तौर पे जो है ना रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर उसको कहते हैं, तो उसमें जो है ना काउंटर टेररिज्म तो एक उसका जो है उसके जो बुनियादी जो है मकासद उसमें से एक है, तो उसको तो तस्लीम किया गया। लेकिन जब इंडिया ने ये जो है अपना ये पहलगाम को बुनियाद बना के वाक़े को तो पाकिस्तान पे बहतान तराशी करने की कोशिश की वहाँ पे, तो उसको बिल्कुल नाकाम बना दिया गया। वो एलामिया में भी शामिल नहीं किया गया जिसको जॉइंट स्टेटमेंट कहते हैं, और उससे बहुत सुबकी उनकी हुई ज़ाहिर है, और फिर उन्होंने ज़ाहिर वो इनकार कर दिया एलामिया पे साइन करने से भी, और वहाँ पे जिस तरह का रवैया अपना। अच्छा, इससे देखें अब हर जगह ये हो रहा है इंटरनेशनल फोरम में कि पाकिस्तान सामने आ रहा है एक बड़े रिस्पॉन्सिबल, एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे, और हिंदुस्तान अब सामने आ रहा है कि एक बड़ा मुल्क लेकिन जो कि एक गैर जिम्मेदार रियासत है। उसकी जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका रवैया, फॉरेन मिनिस्टर का रवैया, फिर ये जो राजनाथ सिंह है ये मशहूर हैं अपने बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के ये बयान दाग देते हैं, और ये मुनाफरत की सियासत करते हैं हिंदुस्तान के अंदर भी। तो इसमें अब जो है मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा हैरानगी नहीं है, ख़ुसूसन इसलिए भी कि एससीओ में हिंदुस्तान बहुत अरसे से एक स्पॉयलर का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शुरू में तो बड़े उन्होंने कीननेस के साथ इसमें शिरकत की थी, एससीओ में की मेंबरशिप ली, उस पर पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे इसमें आए थे। लेकिन बाद में कोई उनका जब उनको वहाँ से तो उनको ये लगा कि हम मगरब के जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी हैं उसमें हमारी बड़ी कलीदी अहमियत है, तो फिर उन्होंने जान के इसको एससीओ को अहमियत कम देना शुरू कर दी। और इसमें एक मीटिंग इन्होंने एससीओ की करनी थी जो हिंदुस्तान में होनी थी, और वो इन्होंने मीटिंग वर्चुअल कर दी जो है ना। तो इस तरह की उसके बाद भी इन्होंने हमने देखा कि मोदी जो है कई मीटिंग्स में खुद नहीं जाते थे, और जो है ना जहाँ पे बाकी हेड्स ऑफ स्टेट्स होते थे तो ये फिर बाकियों को भेज देते थे। तो इस तरह की जो है ना चीज़ें वो हम मुसलसल देख रहे हैं एससीओ में कि ये एससीओ की अहमियत जो है हिंदुस्तान कम करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको भी जाहिर है वहाँ पे चीन भी ये नोटिस करता है, रशिया जो कि उसके जो सबसे ज़्यादा उसके फाउंडर मेंबर्स हैं वो भी, और जो बाकी सारे मुल्क हैं जो स्टान्स हैं और जो बाकी उसके मेंबर्स हैं, ईरान भी है, तो वो सब जो है इसलिए हिंदुस्तान को
एससीओ में अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कम पजीराई मिल रही है। बट यही हालत जो है ये बाकी ऑर्गेनाइजेशन पे भी है। बहुत से जो मल्टीलैटरल फोरम में अब इंडिया जहाँ भी कोशिश कर रहा है इसी बयानियों को बुनियाद बना के पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाने की, तो उसको कहीं भी कोई इतनी पसंदीदगी से नहीं देखा जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर साहब, एलामिया में पहलगाम हमले का शामिल होना भारत के लिए इतना अहम क्यों था, आप क्या समझते हैं? जाहिर है कि भारत का एक नैरेटिव है कि वो पाकिस्तान को एज अ टेरर जो ऐसी स्टेट साबित करना चाहते हैं जो दहशतगर्दी को फरोग दे रही हो, और जो लेकिन भारत के जो यूनिलैटरलिज्म है, जैसे कि अभी हमारे जौहर साहब भी फरमा रहे थे कि उसको बैनुल-अक़वामी सतह पे पजीराई हासिल नहीं हो रही है। और बल्कि अगर एससीओ के तनाजुर में आप बात करें तो जाहिर है कि चीन हो गया या रूस हो गया कि उसको एक एज अ मुतबादिल के मतलब में बनाना चाह रहे हैं अमेरिका उसके, कि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसको बतौर स्पॉइलर देखा जा रहा है भारत को। और ये चीज जो है मतलब भारत के लिए आगे भी जाके रूस के साथ खुसूसी ताल्लुकात में एक सवालिया निशान खड़ा करती है। खुद मैं पढ़ रहा था कि भारतीय मीडिया में और वहां पे जो हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाजें हैं और बड़ी मौसर मजबूत आवाजें हैं, वो यही सवाल करी कि भारत जो है वो एक बड़ा अपने आप को चाहते हैं कि हमें बतौर एक बड़ी ताकत के तस्लीम किया जाए, लेकिन हमारा जो दिलो दिमाग है वो बहुत ही छोटा जो है वो लोगों को नजर आ रहा है, और हम एक जिम्मेदार रियासत का जो है होने का सबूत नहीं दे रहे। तो ये उनके ऊपर अंदर से भी तनकीद हो रही है। मतलब अगर आप वहाँ के अच्छे फ्रंट लाइन एनालिस्ट को सुने कि जो समझते हैं कि तवाज़ुन के साथ बात करनी चाहिए, और इसी पैराए में फिर वो इसकी भी बात करते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को इन लोगों ने जो है सस्पेंड किया है, बांग्लादेश को इसी तरह की वो धमकियां दे रहे हैं। तो उसका मतलब है कि जो भारत के जो डिजाइन है इस पूरे खित्ते के लिए वो बड़े मतलब जारहाना भी है, हेजेमनिस्टिक भी, और आज की नहीं है, वो बहुत पुराना इनका इनकी तारीख रही है कि जी हमें खित्ते में हेजेमनी जो है वो पैदा करनी है। और इसमें आपने फिर देखा है कि उनको एक झटका लगा जब मई में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की। तो मैं समझता हूँ कि भारत को जो है एक वन डिप्लोमेटिक सेटबैक आफ्टर अनदर जो है उसको उनको सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर पाकिस्तान जो है एक न सिर्फ अपने आप को एक बतौर कहते हैं रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार ताकत के न्यूक्लियर ताकत के पेश कर रहा है, बल्कि जो हमारा रिस्ट्रेन है उसको भी दुनिया को नजर आ रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो कोई मुहिम जो ही नहीं कर रहा, वो कोई एडवेंचरिज्म नहीं कर रहा, वो चीज जो है वो बड़ा नाप तोल के और चीजों को देख के कर रहे हैं। बिल्कुल आमिर साहब, आप ही के जो है वो जवाब को आगे जौहर साहब के पास लेके जाऊंगी कि जौहर साहब, जिस तरह आमिर साहब भी फरमा रहे हैं कि हिंदुत्व सोच से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि हर पड़ोसी मुल्क भी जो है वो खतरे में है, और यही वजह थी कि जंग में भारत के साथ इसराइल के सिवा किसी ने नहीं दिया। बिल्कुल जी, ये जो फिलॉसफी है अब उन्होंने शुरू की है, जो जिसको मैं तो ये कहूँगा वो मेक इंडिया हिंदू अगेन वाली बात है कि जी वो पता नहीं वो किस दुनिया में वो वापस जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जी, और वो बहुत ही ज़्यादा देखें दुनिया उसको नापसंदीदगी से देखती है। जो आपकी माइनॉरिटीज़ हैं, आप ये इस तरह के उनके जो हिंदुत्व के जो आइडियोलॉग्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी उनको वो वापस कन्वर्ट करें, सारे दोबारा से हिंदू बन जाएं और वो एक हिंदू राष्ट्र हो जहाँ पे कोई दूसरे किसी मज़ाहिब का, दूसरे किसी तहजीब का नामो निशान ना हो। अच्छा, अब ये हिंदुस्तान के अंदर भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी आइडियोलॉजी को लेके वो एक हेजेमनी कायम करना चाह रहे हैं जनूबी एशिया में भी, साउथ एशिया में भी। अब साउथ एशिया जो है दुनिया की 1/4 आबादी है, न्यूक्लियर स्टेट्स हैं यहाँ पे, दुनिया की सबसे यंगेस्ट आबादी है, उसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हिंदुस्तान के इस रवैये की वजह से वो पूरे एक डेडलॉक का शिकार हो गया है। मतलब उसकी तरक्की और उसकी जो सी है ना स्टेबिलिटी और उसकी सिक्योरिटी जो है वो सारी हिंदुस्तान में एक हॉस्टेज वो हो गई है उनके इस रवैये की वजह से। तो ये जो है तो इसको अब आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी मुल्क हैं जो हिंदुस्तान को समझ रहे थे कि जी एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, ठीक है, बिल्कुल है, वो इकोनॉमी बड़ी हो रही है, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल पावर नहीं है, अगर उसके साथ साथ अगर आप एक यू आर नॉट जो है ना आप यू आर नॉट अ फोर्स फॉर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, और उल्टा आप इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं और आप इनसिक्योरिटी फैला रहे हैं, तो फिर जाहिर है दूसरे मुल्कों की जो है वो आपको तायद भी नहीं मिलेगी और उस तरह की वो आपको जो है ना अहमियत भी उस तरह से नहीं देंगे। और अब वो उनको थोड़ा सा ये एक शॉकिंग है इंडिया के लिए। वो ये समझते थे कि जहाँ पे भी हम जाते हैं फॉरम्स में हमें लिटरली वेस्ट की सपोर्ट तो हमें ऑटोमेटिकली ही मिल जाती है, लेकिन अब वो उन्होंने अचानक ये देखना शुरू कर दिया कि जी वो सारा तो बदल गया मंजरनामा। अब तो यह है कि हमें अचानक से एक बिल्कुल ऐसे मुल्क के तौर पे देखा जा रहा है जिसमें कोई जिम्मेदारियत ही नहीं है, जिसमें कोई जो इररिस्पॉन्सिबल किस्म का इंटरनेशनल एक्टर है। तो आई थिंक कि वो जो है ना, मैं तो इसको कहूँगा, वो अंग्रेजी में कहते हैं
द चिकन हैव कम होम टू रूस्ट। वो जो दूसरों पे इल्जामात लगा रहे थे और खुद वही चीज़ें कर रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो दुनिया को नजर आना शुरू हो गई हैं और वो अब खुद ही उनके लिए चैलेंज बनना शुरू हो गया। बिल्कुल, उनके लिए चैलेंज बनना शुरू हो गए। आमिर साहब, सिफारती कतई ताल्लुक और कशीदगी को बढ़ावा देकर क्या भारत मुस्तकबिल के बहरान के लिए अपनी पोजीशन आप समझते हैं कि मजबूत कर रहा है? जो उनके अपने तजियाकार हैं, वो खुद कहते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है एक मिस स्टेप था, वो ऐसी मुहिम जोई था कि जिससे भारत की पूरी साख पे बहुत उसको धचका पहुंचा है। और वो किस तरह पहुंचा है कि भारत को ये खुशफहमी या गलतफहमी थी कि उसने बिग बॉयज क्लब को ज्वाइन कर लिया है, उसका ताकत दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी मईशत है और अब जनाब वो जो चाहे कर सकेगा कि उसके खत्ते में कर सकेगा। तो पता चला जो उनको ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वो उनकी सारा जो ताकतवर होने का बयानिया था वो तशतश बाम हो गया, वो लोगों को नजर आ गया, वो नंगा हो गया दुनिया के सामने। Exactly. और वो जो चाइना से लोग उनको पॉप अप करना चाह रहे थे कि चाइना से कल कोई मुकाबला करेंगे, तो पता चला चाइना तो छोड़, अभी तो पाकिस्तान के भी काबिल नहीं हुए और पता चला कि पाकिस्तान से बड़ा मौसर उनको जवाब मिला। उसके बाद जो उन्होंने दीगर उसके साथ स्टेप्स लिए, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी का मैं कहूंगा, और उससे पहले अगर आप देखें 2019 में जो इन्होंने किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पसे पूछ डालकर इन्होंने भारत कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को भारत की यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया, तो वो भी इन्होंने यूनिलैटरल तौर के ऊपर बायलैटरल जितने मुआहदे थे और बैन अक़वामी मुआहदे थे और कश्मीरियों से जो इन्होंने जो भी छोटी मोटी श्योरिटी दी थी सबको इन्होंने वायलेट किया। तो जाहिर है कि फिर यहाँ पे ये एक्सपोज हो गए और फिर ये नजर आ रहा है कि जी हिंदू इंतहा पसंदी जो है ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। इसमें तो बहुत ज्यादा अदम बर्दाश्त है और ये अदम बर्दाश्त सिर्फ ये नहीं है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये वहाँ के डेलिट्स के खिलाफ है, वहाँ की दीगर अक़लियतें जो है मजहबी उनके खिलाफ है। तो उनकी जो कहते हैं ना दाखिला पॉलिसी है वो मुस्लिम दुश्मनी और माइनॉरिटीज की दुश्मनी पर मबनी है, खारजा पॉलिसी पाकिस्तान दुश्मनी है, उस पर बांग्लादेश का भी आप इजाफा कर लें। तो यहाँ पर वो ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में आ गए, फिर वो समझते हैं कि जी हम मुस्लिम दीगर ममालिक से ताल्लुकात भी उनके अच्छे होंगे, जो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि कल या जल्द या बदेर अभी ठीक इग्नोर हो रही हैं सब चीजें, लेकिन ये चीजें आएंगी और आप देखिएगा कि भारत जितना इस रास्ते पे चलेगा तो उसकी आइसोलेशन में भी इजाफा होगा। एक उनको जो बहुत दुख हुआ है ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, वो मैं कहूंगा कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को डिहाइफनेट किया था कि पाकिस्तान इंडिया जो है इकट्ठा नहीं अमेरिका कहेगा। अब ट्रम्प साहब जो उन्होंने डिहाइफनेट कर दिया उस चीज को, रीहाइफनेट कर दिया उस चीज को और वो बार बार पाकिस्तान इंडिया कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तो हमारे मुकाबले पे ही नहीं, इट्स ऑल अबाउट इंडिया। तो जब भी अब अमेरिकी सदर कोई बात करते हैं तो एक साथ में पाकिस्तान इंडिया कहता है, वो कहता है कि जी मोदी इज अ गुड फ्रेंड तो सो इज द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, राइट। वहां का यहाँ के जो जनरल साहब है बड़े जबरदस्त आदमी है, बड़ी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी है उनकी। तो अब ये अगर वहां पे हालत हो गई हो तो आप सोचिए कि उनके दिलों पर क्या बीत रही हो, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये कोई मतलब है रोशन ख्याल लोग नहीं है, खुले जहन के लोग नहीं है, एक मतलब है छोटे जहन के लोग हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब है कि इन सिंबलिज्म पे जो है वो यकीन रखते हैं। तो यहाँ पर वो बिल्कुल जल भुन रहे हैं, इस पे मैं खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका मैं क्योंकि मैंने काफी उसको मैं फॉलो करता हूँ तो उनके मीडिया पे नजर आते हैं अगर आप इतनी बड़ी ताकत है। बिल्कुल आमिर साहब, हम ये देख रहे हैं कि जो हिंदुत्व पॉलिसी है वो खुलकर सामने आ रही है, उनके मुल्क में जो है वो हिंदुत्व पॉलिसी को एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया जा रहा है। जौहर साहब, भारतीय न्यू नॉर्मल के जवाब में पाकिस्तान का न्यू नॉर्मल क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, हमारा न्यू नॉर्मल तो बहुत सीधा है। हमने जिस तरह का एडिक्वेट और बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया है तो हमने तो ये इस्टेब्लिश कर दिया अपना डिटरेंस। तो हमारा जो न्यू नॉर्मल है वो ये है कि जी अगर आप कोई शरंगेज़ी करेंगे, आप जारियत करेंगे तो उसका जवाब जो है वो फिर क्विड प्रो को प्लस मिलेगा और वो फिर सारी जो है ना दुनिया देखेगी और उससे बाद में आपको ही उसकी नदामत का एहसास होगा। तो ये जो है ना डिटरेंस जो हमने अपना इस्टेब्लिश किया वो बहुत अहम है, बिकॉज हिंदुस्तान तो ये समझ रहा था और ये साबित करना चाहता था कि जी अब वो कोई ग्रेट पावर बन गया है और वो जी अगर वो जो है बस वो किसी पे भी इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद वो बॉम्बिंग कर दे जाके, वो इस तरह बिहेव करना चाह रहे थे जिस तरह वो उन्होंने देखा कि जी किसी ज़माने में अगर अमेरिका ने किया कहीं जाके प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की तो उसी उन्होंने जो है ना थ्योरी का वो क्या सपोर्ट की। बिल्कुल, जौहर सलीम साहब और आमिर ज़िया साहब, आप दोनों हमारे साथ जो है वो मौजूद रहिएगा।